हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जगदीप धनखड़ जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और इसमें कैसे होगा। सबसे पहले बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचकगण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह भी इस पात्र नहीं है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले भी पूर्ण कर लिया जाता है। यदि रिक्त मृत्यु, पद त्याग एवं पद से हटाए जाने अन्य कारण से होती है तब उस रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाता है। इस प्रकार निर्वाचन व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरी 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षक भारत के निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण उपपद जो है, पहला होता है अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन को संचालित करने के लिए सामान्यतः नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी चक्राक्रम में संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है। निर्वाचन अधिकारी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों का नामांकन आमंत्रित करते हुए निर्वाचन के संबंध में इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करता है और उस स्थान को विनिर्दिष्ट करता है जहां नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्वाचित होने के लिए अर्हत एवं उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्ताव के रूप में और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र ऐसे स्थान पर वैसे समय व तारीख तक प्रस्तुत किए जाने होते हैं जिन्हें सार्वजनिक सूचना को विनिर्दिष्ट किया गया हो। किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं या निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। अभ्यर्थी की ओर से दायर नामांकन पत्रों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उसे सिर्फ यही राशि जमा करानी होगी। नामांकन पत्रों की सर्वेक्षण निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि पर अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्ताव एवं समर्थक तथा विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाती है। कोई भी अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्वाचन अधिकारी को विहित प्रपत्र में लिखित सूचना देकर अपनी अभ्यर्थता वापस ले सकेगा। निर्वाचन में निर्वाचक के पास उतनी की वरीयता होती है जितने अभ्यर्थी होते हैं। अपना मत डालने में मतदाता को अपने मत पत्र पर उस अभ्यर्थी के नाम के सामने दिए गए स्थान पर अंक 1 अभिलिखित करना अपेक्षित है। इसका चयन वह अपनी प्रथम वरीयता के रूप में करता है और इसके अतिरिक्त वह अपने मत पत्र पर अन्य अभ्यर्थी के नामों के सामने दिए गए स्थान पर अंक 2, 3, 4 इत्यादि अभिलिखित करके उनमें परिवर्तित वरीयताएँ अभिलिखित कर सकेगा जितना वो चाहता हो। मतों को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में एवं रोमीय रूप में तथा किसी अन्य भारतीय भाषा के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए, परंतु शब्दों में यह नहीं दर्शाना जाना चाहिए। प्रत्येक मत पत्र प्रत्येक गणना में मत व्यपिष्ट करता है। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम वरीयता वाले मतों की संख्या का पता लगाया जाता है। इस प्रकार का पता लगाई गई संख्याओं को जोड़ा जाता है। योग को 2 से विभाजित किया जाता है और किसी भी शेषफल पर ध्यान न देते हुए भागफल में 1 जोड़ा जाता है। परिणामी संख्या ऐसा कोटा होती है जो निर्वाचन में अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए पर्याप्त है। यदि प्रथम या किसी प्रवर्ती गणना के अंत में किसी अभ्यर्थी के जमा वोटों की कुल संख्या कोटे के बराबर या इससे अधिक हो
तो उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि किसी गणना के अंत में किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सके तो इस चरण तक जिस अभ्यर्थी को सबसे कम संख्या में मत मिले उसे चुनाव से अपवर्जित कर दिया जाएगा और उसके सभी मतपत्रों की एक एक करके पुनः समीक्षा की जाएगी जो कि उन पर अंकित दूसरी वरीयता है। यदि कोई हो के संदर्भ में होगी इन मतपत्रों को उनसे संबंधित शेष अभ्यर्थियों को आंतरित कर दिया जाएगा जिनके लिए ऐसी दूसरी वरीयता मतपत्रों पर अंकित दी गई है। उन मतपत्रों के वोटों के मूल्य को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। इस मतपत्रों के पूर्वोच्चक अविच्छिन्न अभ्यर्थियों को अंतरित किया जाएगा। जिन मतपत्रों पर दूसरी वरीयता अंकित नहीं की जाती उन्हें समाप्त मतपत्र मान लिया जाएगा और आगे उनकी गणना नहीं की जाएगी, चाहे उनमें तीसरी या कोई परिवर्ती वरीयता अंतर्निहित हो। यदि इस गणना के अंत में कोई अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यदि दूसरी गणना के अंत में किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित ना किया जा सके तो यह गणना ऐसे अभ्यर्थियों को अपवर्जित करके आगे जारी की जाएगी जो अब इस चरण तक सूची में सबसे नीचे है। उसके सभी मतपत्रों जिनमें ऐसे मतपत्र सम्मिलित है जिन्हें दूसरी गणना के दौरान प्राप्त किया गया हो पुनः समीक्षा की जाएगी जो कि उनमें से प्रत्येक पर अंकित है। अगली उपलब्ध वरीयता के संदर्भ में होगी। यदि पहली गणना उनमें से द्वारा प्राप्त मतपत्र पर अवच्छिन्न अभ्यर्थियों से किसी अभ्यर्थी के लिए दूसरी वरीयता अंकित है तो इसे अभ्यर्थी को अंतरित कर दिया जाएगा। यदि ऐसे किसी मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के लिए दूसरी वरीयता अंकित की जाती है तो पहले से ही दूसरे दौर में अपवर्जित कर दिया जा चुका है। निर्वाचन कराए जाने और मतों की गणना कराए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन एवं परिणाम घोषित करता है। उसके पश्चात वो केंद्रीय सरकार तथा भारत के निर्वाचन आयोग को इस परिणाम की जानकारी देता है और केंद्रीय सरकार राजपत्र में उपराष्ट्रपति के निर्वाचित व्यक्ति का नाम प्रकाशित कराती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पैदा होने वाले संदेहों और विवादों की भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है। इस याचिका के साथ अनिवार्य रूप से 20,000 रुपये की जमानत राशि करनी होगी और उसमें लिखा होता है, मैं फिर नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण में सिर्फ संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं। संविधान में इन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए 6 माह की अधिकतम सीमा का उपबंध है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।